नीचे हो जाएं, बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटम विल बिहेव सेम केमिकली। कोई इशू यहां तक? नो सर। No, sir. No, sir. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। No, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो एटम्स हैं और इन एटम्स का आपस में इंट्रैक्शन, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कि अगर हम पल भर के लिए भी जी रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस ऑक्सीजन को हवा से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की बात हो, तो वहां भी ये सब इंट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोटीन है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। 4 पेप्टाइड्स का बना होता है। 2 चैन बीटा की हैं और 2 चैन अल्फा की हैं। अल्फा की दोनों चैन आइडेंटिकल होती हैं, बीटा की दोनों चैन आइडेंटिकल होती हैं। और इन पेप्टाइड्स का काम है कि एक बीच में नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, उसको पकड़ करके रखना है। उस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट का नाम है हीम। ये बाय नेचर प्रोटीन नहीं है, ये एक पोरफायरिन का रिंग है। तो जैसे अल्फा बीटा चैन्स का पर्पस है कि वो हीम को पकड़ करके रखें, ऐसे ही हीम का काम है कि वो आयरन को पकड़ करके रखें बाय द हेल्प ऑफ उसकी जो नाइट्रोजन्स हैं। इन नाइट्रोजन की हेल्प से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करके आयरन को रोकता है। तो जब कभी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तब उस टाइम इन आयरन के साथ में वो ऑक्सीजन आके बाइंड करती है। जो आयरन अवेलेबल होगा, ये आयरन Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा हीमोग्लोबिन के अंदर, और फिर जब ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, तब ये उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो ये एटम्स का आपस में इंट्रैक्शन, कुछ इंट्रैक्शन ऐसे हैं जो बहुत मजबूत है, जैसे कि जितनी भी आप सॉलिड लाइन देख रहे हो, ये सब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बने हुए इंट्रैक्शन है बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन या कुछ और। तो ये सॉलिड लाइन का मतलब है कि ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो डॉटेड लाइंस का मतलब होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं या नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो एटम्स का आपस में इंट्रैक्शन कई तरीके से डिजाइन किया गया है। अब जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी, तो हमने कहा था कि जब भी कभी 2 एटम आपस में कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि उनके इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लो आप। ऑक्सीजन ने कहा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करता हूं, हाइड्रोजन ने कहा जी ठीक है मैं भी कर लेता हूं। तो हाइड्रोजन का जो अट्रैक्शन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए और जो ऑक्सीजन का अट्रैक्शन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सेम नहीं होगा। तो अलग अलग एटम्स का जो ये एबिलिटी है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसके बेस पर पॉलिंग ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल क्रिएट किया। ये जो नंबर है, ये नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। नंबर जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। जैसे कि हाइड्रोजन का नंबर दे रखा है 2.1, लेकिन जिससे बॉन्ड बन रहा है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5। वैल्यू जितनी बड़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। तो हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की अफिनिटी टुवर्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर। अब इसका मतलब क्या है? इससे हमें यह मालूम पड़ गया कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे। दूसरी भाषा में कहूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बेवकूफों की तरह ऑक्सीजन के चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, बस वहीं पर। बहुत पसंद आ रहा है ऑक्सीजन, कभी एक बार आ जाते हैं लेकिन 10 बार ऑक्सीजन के पास। तो अब हाइड्रोजन को लगता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन था, ये तो यार ऑक्सीजन ने छीन लिया, मैं तो लुट गया। लेकिन इससे पहले कि उसे एग्जैक्टली ये फील आए कि मैं लुट गया, इलेक्ट्रॉन वापस घूम के एक चक्कर मार जाता कि हूं मैं, घबरा मत। लेकिन इससे डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया। हाइड्रोजन कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन कहता है मेरे तो मजे आ गए, इलेक्ट्रॉन और आ गए मेरे पास, मेरे अपने तो हैं ही, पार्शियल नेगेटिव। तो जब कभी ऐसे एटम्स आपस में जुड़ेंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम नहीं है, तो यह इंडिकेट कर रहा होता है कि ऐसे बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज के 2 किनारे दिखाएंगे। और जब भी किसी बॉन्ड में आपको ये चार्ज का डिफरेंस दिखाई दे, किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व दोनों एटम में, तो आप कहोगे कि ये तो भाई पोलर बॉन्ड है, पोलर, POLAR। तो OH सबसे फेमस पोलर बॉन्ड में से एक है, और पोलरिटी का अपना फायदा है। यही वो चीज है जिसकी वजह से पानी की सारी प्रॉपर्टी बंधी होती है। पानी चिपकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अमीनो एसिड्स का आपस में इंटरेक्शन, DNA के बेस पेयरिंग,
सबकी जड़ में यही पर पोलरिटी इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड से। अभी तक हम लोगों ने समझा कि एटम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंटरेक्शन से क्या चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। बॉन्ड्स तो हम लोगों ने देखे थे, कौन थे यार ये, मैं तो नाम भी भूल गया इनका, राम लखन सीता गीता, किसी को याद है इनका नाम दोनों का, जो एक मूवी में कैरेक्टर में थे? करण अर्जुन। तो उसका डायलॉग भी याद होगा, मेरे बेटे आएंगे। भैया, या फिर कुछ लोगों के लिए बॉन्ड का मतलब है ये, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रिलेशंस बॉन्ड है और मुझे जैसे लोग बोलते हैं जेम्स बॉन्ड बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने उसके 2 फोटो लगाए हैं। एनीवे, बट बॉन्ड्स हम लोग बहुत जगह बनाते हैं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, केमिकल्स की बात नहीं कर रहा। हम लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारी टीम बनती है, हमारे दोस्त बनते हैं, उनके साथ बॉन्ड। और खासतौर से मैंने देखा कि जो फौजी होते हैं उनके आपस के बॉन्ड सगे रिश्तों से मजबूत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे की जान है। तो जब वो कभी जंग के मैदान में जाते हैं तो ये एक दूसरे की जान इसी पर टिकी हुई है कि वो आपस में कितना अच्छा बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। हमने और भी बहुत सारी सीरीज में तरह तरह के बॉन्ड देखे। आई होप तुम में से किसी को याद होगा कि ये फोटोग्राफ किस सीरीज का है। किसी को आइडिया? एनीवन? कम ऑन, बड़ी फेमस है, इसका नाम है ब्रेकिंग बैड, ये वाली सीरीज। एंड ऐसे भी हैं कुछ, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं वहाँ भी। तो आई होप किसी को ये भी याद होगा, हार्वे स्पेक्टर, शायद किसने देखा हो। एनीवे, तो बॉन्ड्स लोकलिटी में बनते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऑफिस वाली जगह, भाई हम अपने जो गली नुक्कड़ मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भी हमारे एक गैंग्स बन जाते हैं, हमारे बॉन्ड्स बन जाते हैं। और कॉलेज में तो खैर तुम सब जानते ही हो, बॉन्ड्स डिफरेंट काइंड के। फैमिली में भी बॉन्ड्स हैं, तुम्हारे भाई बहन रिश्ते, चाचा चाची, सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड हमारे लिए कोई नई चीज़ है। हम लोग जानते हैं कुछ ब्लड रिलेशन होते हैं, कुछ नॉट ब्लड टाइप के रिलेशन होते हैं, बट बड़े मजबूत होते हैं। कई बार तो रिलेशन में बिटवीन स्पेशीज भी देखा है, चाहे वो मोगली की बात कर लें। मोगली ना भी हो तो तुमने भी कभी ना कभी तो कोई पेट पाला होगा। कुछ बॉन्ड ऐसे भी हैं जो वक्त के साथ अपने शेप बदलते हैं। बात पहले तो शुरुआत में ये है, खैर बाद में फिर पिटाई भी हो जाती है। और कुछ और भी स्पेशल बॉन्ड होते हैं। एनीवे, तो एक्चुअली में जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो जो आपका नेट का पूरा सिलेबस है उसकी पहली यूनिट और पहली यूनिट की पहली जो 2-4 लाइनें हैं, ये इसी प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। ये सब कुछ बॉन्ड पर है। कह लो कि अगर आपको बॉन्ड समझ में आ गए तो फिर आप केमिस्ट्री की फाउंडेशन अच्छी कर लोगे। सब लोग कहते हैं अगर आपकी फाउंडेशन बढ़िया है तो फिर आप उस पर इमारत बढ़िया खड़ी करोगे। तो इसलिए फर्स्ट यूनिट इज अ फाउंडेशन कोर्स। चलिए अब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो बॉन्ड्स एक हैं कोवलेंट। कोवलेंट में आते हैं पोलर और नॉन पोलर। दूसरे हैं नॉन कोवलेंट। नॉन कोवलेंट में है आयोनिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, और भी कई तरीके से नाम है। इनमें से कुछ के मल्टीपल नाम है, कुछ के सब टाइप भी हैं, जैसे कि वंडरवाल जो है फिर कई सब टाइप के होते हैं। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। लेकिन जहां हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग केवल कोवलेंट में आएगी। और कोवलेंट में जो शेयरिंग है वो इक्वल शेयरिंग है। अगर इक्वल है शेयरिंग तो आप उसे बोलोगे नॉन पोलर। और अगर इक्वल शेयरिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इक्वल और नॉन इक्वल का मतलब याद रखना, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो अगर एग्जैक्टली बीच में रहते इलेक्ट्रॉन तो इसे कहते हैं हम लोग शेयरिंग इक्वल है। तब हम कहते हैं इससे कोई डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं होगा और ये नॉन पोलर बनेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में मैंने देखा कि इसका है 3.5 और हाइड्रोजन का है 2.1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्टेड है टुवर्ड ऑक्सीजन के। तो ये इक्वल शेयरिंग नहीं है, इसे अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। और जब भी कभी अनइक्वल शेयरिंग होगी तो फिर हम पाएंगे कि वहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव का सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे हम पोलर बॉन्ड की बात करते हैं। बायोलॉजी में पोलर बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास, जो बार बार घूम करके आएंगे, एक तो है OH। कम ऑन, OH ये आपका पोलर है। NH पोलर है। C डबल बॉन्ड O ये आपका पोलर है। बायोलॉजी में ये बॉन्ड बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि P डबल बॉन्ड O भी। अब आप लोगों से सवाल है मेरा, अगर मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो ये पोलर होगा या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। ये रूल है। रूल ये है कि भाई जब भी कभी आप
सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाओगे, भाई आपको नहीं पता कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, मैंने नहीं बताई, टेबल में लिखी हुई थी बट आपको नहीं होता ना पड़ी हो, तो मुझे नहीं पता, चाहे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3.0 होती हो कार्बन की, लेकिन दोनों कार्बन ही है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होगी। सेम बॉन्ड्स जब भी कभी बॉन्ड बनाएंगे, मतलब सेम एटम्स, तो हमेशा जो ये बॉन्ड बनेगा इट शुड बी नॉन पोलर। तो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे जितने भी होमो बॉन्ड होंगे सबके सब नॉन पोलर कैटेगरी में आएंगे। और हेट्रो बॉन्ड में, होमो का मतलब होता है जिसमें बॉन्ड में इन्वॉल्व दोनों एटम सेम है, सेम एलिमेंट के। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तब ये होमो बॉन्ड नहीं है, ये हेट्रो है, एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, डिफरेंट है। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो शायद कार्बन का 2.4 के आसपास होगा और इसका है 2.1 के आसपास। अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होते सेल के बाहर, बॉडी के बाहर, टेस्ट ट्यूब वाली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं कहता कि ये बॉन्ड पोलर है। लेकिन प्रकृति में जो हमारा ये लिविंग सिस्टम है, एक्वस एनवायरनमेंट, उस एक्वस एनवायरनमेंट में ये बिहेव करते हैं एज नॉन पोलर। मतलब जितने पोलर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके मुकाबले इनकी पोलरिटी ना के बराबर है। एक बात और याद रखना, साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, आंसर बदल जाएंगे कभी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता हो कि तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें झूठा साबित कर सकता हूं जरा सी देर में। चैलेंज करो मुझे, करके दिखाओ, बोलो करके दिखाओ। मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम कितनी भी ईमानदारी से आंसर दे देना, मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। क्या डर गए क्या? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है कि तुम बड़े हो या छोटे, क्या जवाब दोगे? जल्दी बोलो। बड़े भी और छोटे भी। कंडीशन के अकॉर्डिंग सर। एग्जैक्टली, तो ये आंसर जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जब आप वाटर सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, आप पोलरिटी की बात कर रहे होते, तो आपको किसी के बारे में जब बात करने की ये पोलर है या नॉन पोलर, तो आप ये जरूर ध्यान में रखते हो कि किस एनवायरनमेंट में खड़े होकर के बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन में किसने दे दिया कि वह बताओ इनमें से पोलर कौन सा है, और चारों के चारों नॉन पोलर है मॉलिक्यूल्स, तो फिर आपको ये देखना है कि उनमें से कंपेरेटिवली नॉन पोलर ज्यादा कौन होगा। मालूम पड़ा कि किसी ने, जो होता है ना फैटी एसिड, फैटी एसिड पानी में डिजोल्व नहीं होता। हम हल्की जनरली बात ये करते हैं कि फैटी एसिड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर कल कहीं आपके पास ने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं तो फैटी एसिड ही लिखे हुए चारों के अंदर, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कंपेरेटिवली जितना भी सोल्यूबल होता हो कौन सोल्यूबल होगा, तब उसे बोलोगे कि दिस इज वाटर सोल्यूबल। ओके, तो ये मामला ट्रिकी है, नॉलेज बेस्ड है, और हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। तो ये बात थी इनकी कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट की, बॉन्ड की। एनीवे, ब्रूसली को तो खैर तुम जानते होगे, ब्रूसली बड़ा स्पेशल है इस मामले में। छोटा सा तो था, लेकिन हल्के मत लेना कभी छोटे को। इंडियन ब्रूसली की मूवीज जब आई थी और ब्रूसली जब सुपर हिट हुआ था तो लोग समझते थे कि मसल्स एंड लेंथ यही है जो जिताएंगे। लेकिन फिर हमने ब्रूसली में देखा कि साइज छोटा हो, पतला सुकड़ी सा हो, हड्डी टाइप का, लेकिन भाई साहब जूडो कराटे आना चाहिए उसे। तो बहुत लोगों ने जूडो कराटे सीखे भी उस टाइम, अभी भी सीखते हैं। जो ये हमारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये ब्रूसली की तरह हैं, छोटे हैं, कमज़ोर लगते हैं, लेकिन जब इकट्ठे काम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही होती है, अमीनो एसिड जुड़ रहे होते हैं, तो अमीनो एसिड जोड़ने के बाद में जो पेप्टाइड बन करके आ रही है, अमीनो एसिड जोड़ने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन पेप्टाइड अपने आप जो फोल्ड होना शुरू हो जाती है, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। प्रोटीन की जो फाइनल शेप आएगी कि वो कैसा दिखाई देगा, इस शेप के लिए नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जिम्मेदार है। हालांकि कुछ प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड नाम का एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है फोल्डिंग में, लेकिन फिर भी जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा भी है कि इतने इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है पेप्टाइड में, ये प्रॉपर्ली बन जाए इसके लिए पूरी एक मशीन लगा रखी है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की। फोल्डिंग ढंग से ना हो तो बीमारी हो जाती है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। प्रोटीन की पूरी फोल्डिंग, पूरे स्ट्रक्चर उसके, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन सब की फोल्डिंग में डिफरेंट टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं।
अब फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिक्स को ले लो। अल्फा हेलिक्स में जब बैकबोन के अंदर NH अवेलेबल है, नॉन पोलर बॉन्ड, जो C डबल बॉन्ड हो अवेलेबल है, नॉन पोलर बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब दो नॉन पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली और उन दोनों में से एक हाइड्रोजन है। तो जैसे कि यहां आप देखो, यहां पे आयंस की वजह से इंट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड। यहां पर वंडरवाल टाइप का इंट्रैक्शन है जो कि हाइड्रोफोबिक कैटेगरी में आ रहा है। एकमात्र ये ऐसा बॉन्ड है डाइसल्फाइड जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, अदरवाइज प्रोटीन फोल्डिंग में जितने भी इंट्रैक्शन होते हैं सब के सब नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन ही है। और केवल प्रोटीन की बात नहीं है, डीएनए भी ऐसा। डीएनए में जो बेस पेयरिंग आपको देखने को मिलती है इसमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। बैकबोन में जो फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है, ये चार्ज भी दूसरे प्रोटीन से या दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कराने में बड़ा हेल्प करता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम जब कर ही रहे हैं तो ये भी याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस एटम और इस एटम के बीच में एंगल क्या निकल के आ रहा है। जनरली जब हम प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि उनके फास्फोरस, अगर फास्फोरस का किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फास्फोरस के साथ लगे हुए जो ऑक्सीजन है उस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करना चाहता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, तो आमतौर पे ये 180 डिग्री के आसपास का एंगल क्रिएट करते हैं। लेकिन जब मैं प्रोटीन्स की बात करता हूँ तो प्रोटीन्स में हमारे पास नाइट्रोजन भी है, हमारे पास कार्बन पर लगे हुए ऑक्सीजन भी हैं। तो जब तक कार्बन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तब तक तो 180 डिग्री के आसपास की वैल्यू रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रोटीन्स पाना शुरू करते हैं एंगल चेंज हो जाता है। अगर मैं दो पानी के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन डॉटेड लाइन जो इंडिकेट कर रहा है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन दिस हाइड्रोजन बिटवीन दिस ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिखाया नहीं गया, ये हमें पता होना चाहिए हमेशा, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव है। तो पानी में जब ये बॉन्ड बनता है तो इसका 180 डिग्री का एंगल होता है जो कि सबसे अच्छा माना जाता है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ये एंगल बिगड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। सिमिलरली जो बाकी बेसिस हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि वहां पे अमोनिया का नाइट्रोजन इस्तेमाल हो रहा है या कुछ और। अब इस जगह पर सबके सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नोटिस करो ये येलो वाली लाइन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन पोलर बॉन्डेड एटम्स के बीच में। तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये नाइट्रोजन भी किसी और के साथ में पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब जो आपस में इंटरेक्शन चल रहा है दो एटम्स के बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन नहीं है वहां अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि किसी केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो जुड़े हुए हैं कहीं और, इनके बीच में इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो आप इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होने वाला है ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। तो जब भी कभी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन, आप उसे बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, बशर्ते वहां हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इसकी जगह पर हाइड्रोजन लिख दूं तो अब मैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। ये जो ब्लू एरो है और जो रेड एरो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन का ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अमाइड नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, सीरिन अमीनो एसिड, थ्रियोनिन, ग्लूटामेट एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट एस्पाराजीन, हिस्टिडीन, तमाम तरह के अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये सबके सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी करते हैं। जो अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं दिखाते ये हैं आपके एलिफेटिक आर ग्रुप वाले, जैसे कि एलानिन, प्रोलिन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बैकबोन की, इसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, और डीएनए के बेस पेयरिंग भी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर टिकी हुई है, इसलिए कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा जब हम लोग लिपिड बायलेयर की बात करते हैं तो लिपिड बायलेयर में जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक रहे होते हैं, इसके पीछे टेल जिम्मेदार है। इस टेल का जो नेचर है वो है हाइड्रोफोबिक, ये केवल हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर चीज पानी से इंटरेक्ट नहीं करेगी, लाइक ईच अदर, ये प्रिंसिपल है।
तो इसलिए पानी की प्रेजेंस में लिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं टेल की वजह से, जिसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं, जो लिपिड की लेयर बनाती हैं। हालांकि हेड में पोलैरिटी मिल जाती है, इसलिए हम लोग फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो लिपिड के रूप में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स, जिन्हें आप कभी फॉस्फोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हो, इन्हें हम लोग वैसे डिफाइन करते हैं कि ये एम्पीपैथिक नेचर के हैं। एक सिरा ऐसा है जो पानी से इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि वो पोलर है, एक सिरा ऐसा है जो पानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन पोलर है। और जब कभी एक ही मॉलिक्यूल पोलर एंड नॉन पोलर दोनों हो तो उसे हम एम्पीपैथिक कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से ये लेयर पॉसिबल है, जिससे ये लिपिड की बायलेयर तैयार करते हैं या फिर वेसिकल्स भी तैयार कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन भी ऐसे होते हैं जो लिपिड बायलेयर में धंस के रहते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके आर ग्रुप पानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एलानिन, वालिन, आइसोल्यूसिन। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेगमेंट पाए जाते हैं आमतौर पर ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के ही हैं। लॉजिक हर जगह सेम है, लाइक ईच अदर। और आयरन का तो हम देख ही चुके थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग कई बार अपनी लैब्स में या फिर अपने लिटरेचर में ईडीटी का नाम भी सुनते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ही दे रखा है, इसमें भी नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, जहां जहां भी कभी काली लाइन मुड़ती हो उस जगह पर बाय डिफॉल्ट कार्बन होता है, और हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाते इन स्ट्रक्चर में। समझा जाता है कि जो वैलेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम होते हैं। तो ये नाइट्रोजन्स और ये ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले थोड़ा सा फर्क है। अब आपके लिए एक होमवर्क है अभी जो मैं दे रहा हूं फिलहाल। कार्बन या लेते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी ले लो। ये जो आपके कुल मिला के 5 एटम है, आप कल मॉर्निंग में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके पोस्ट करोगे अपने ग्रुप के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आप बनाओगे 1s2, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2s, 2p, 3s, याद है बॉक्स वाली जो कहानी होती है। तो आप ये बॉक्स बनाओगे, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और आप बताओगे उस बॉक्स के नीचे लाइन मार करके कि ये आउटर मोस्ट शेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोडियम का बनाना हो तो मैं सोडियम दिखा रहा हूं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बनाऊंगा इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैं बनाऊंगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और मैं बनाऊंगा 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के यहां तक मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और फिर लास्ट में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, और मैं ये लाइन खींच दूंगा और बोलूंगा ये है आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर का है। तो आपको ये इनके डायग्राम बनाने हैं, और फिर आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से एटम मतलब एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। पेयर, सिंगल नहीं, पेयर। जब किसी आप मालूम पड़ा कि जैसे आप कोई ये बना रहे हो बॉक्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर किसी बॉक्स में आपने एक इलेक्ट्रॉन का एक एरो बनाया है, एक एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे ये सिंगल है। पेयर होता है जिसमें आपको 2 बनाने हो, तो आप ये बताओगे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें से किस किस के अंदर आउटर मोस्ट शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो एक कागज के ऊपर आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे पहले तो इस तरह का, फिर आप उसकी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप वो दिखाओगे उसके अंदर, क्योंकि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट शेल के, ये हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जिनके पास वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे केवल वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इस केस में जो बीच में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रोक के रखने के लिए वही पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं। जब कभी एडीटीए हम लोग ये एडीटीए का इस्तेमाल करते हैं, तो एडीटीए जो डाइवेलेंट मेटल आयंस होते हैं उनको पकड़ करके जाम कर लेते हैं। समझो कि आपके पास एक पेचकस है, उस पेचकस का जो काम करने का तरीका है वो इसके बिट पर डिपेंड करता है जो बिल्कुल लोअर पार्ट में है। किस पेच को खोलेगा भी या नहीं, टाइट करेगा भी नहीं,
तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये बिट कैसी है। अगर ये बिट हटा दूं तो ये पेचकस बेकार है, ये किसी पेज को कसेगा नहीं। और हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो कोई बड़े स्ट्रक्चर्स हो, सेल सेल इंटरेक्शन वाले, हर जगह पर कुछ ना कुछ छोटी सी चीज है जो असली गुल खिला रही है। जैसे कि आप जानते हो कि एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बट कभी मत भूलना कि इस एक्टिव साइट में एक छोटा सा आइटम और भी है। अगर ये आइटम ना हो तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। आमतौर पर छोटा सा आइटम या तो कोई विटामिन होता है या फिर कोई मिनरल का आयन होता है। जितने भी एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करते हैं, मतलब काइनेज या डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, मतलब जितने भी एंजाइम्स डीएनए को काट सकते हैं, डीएनए को बना सकते हैं, एटीपी की सिंथेसिस कर सकते हैं, एटीपी का हार्डलिसिस कर सकते हैं, जीटीपी का हार्डलिसिस कर सकते हैं, इन सभी एंजाइम को मैग्नीशियम या मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। तो जो रिएक्शन करने की एबिलिटी है वो मैग्नीशियम है, मैग्नीज में है। अब किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मैं ईडीटी डाल दूं तो ईडीटीए जितने भी मैग्नीशियम या मैग्नीज पड़े हुए थे उस टेस्ट ट्यूब में, उन सबको जकड़ लेगा। समझो कि ईडीटीए ने इस पेचकस का ये बिट बाहर निकाल दिया। नतीजा, टेस्ट ट्यूब में मौजूद कोई एंजाइम जिसे वो सबस्ट्रेट चाहिए था, मतलब वो एलिमेंट चाहिए था, वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे चीलेटिंग एजेंट कहते हैं हम लोग। और जब दांत नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा, नो डाउट। क्या ये सारी बातें कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम बहुत एटॉमिक दुनिया में बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसे समझेंगे, कुछ इमेजिनेशन क्लियर नहीं।